नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो दिल्ली में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। रोहिणी सेक्टर 23 और 24 की रेड लाइट पर मुख्य सड़क धंस कर नीचे आ गई है। स्थिति ये हो गई है कि सड़क में काफी बड़ा गड्ढा हो गया है। गनीमत ये भी रही है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। गड्ढा इतना बड़ा है कि उसमें बड़ी गाड़ी भी समा जाए। एहतियात के तौर पर सड़क के चारों ओर बैरिकेड करके बंद कर दिया गया है। बता दें कि ये राजधानी की मुख्य सड़कों में से एक है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही देखने को मिलती है। फिलहाल गड्ढे के आसपास बैरिकेड करके सड़क को बंद कर दिया गया है। साथ ही यहां से गुजरने वाले लोगों को भी एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। लेकिन 2 दिनों की बारिश में ही दिल्ली की व्यवस्था और कामों की गुणवत्ता की पोल खुल गई है। साफ देखा जा सकता है कि सड़क किस तरीके से धंस कर नीचे खिसक गई है। इस गड्ढे में किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अवनेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनेंद्र, जिस तरीके से मामला सामने आया है, साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा है कि गड्ढा कितना बड़ा है। अगर इस दौरान आवाजाही होती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। जी बिल्कुल पंकज, देखिए आपको बता दें, सरकार के कारनामों की एक तरीके से पोल खुलती नजर आ रही। साफ तौर से ये अब पूरा मामला जो है रोहिणी क्षेत्र का है, जहां पर कल एक सड़क धंस गई, जो आपको बता दें काफी बड़ा गड्ढा हो गया। साफ तौर से किसी तरीके से भी ये कहा जाए कि जान का नुकसान नहीं हुआ है। उस समय जो था रोड पर साफ तौर से जिस तरीके से बारिश के बाद देखा जाए तो दिल्ली सरकार की और ताजा एमसीडी की एक नई पोल खुलती साफ तौर से नजर आ रही है। और इससे पहले जबकि जनकपुरी इलाके में भी एक सड़क धंस गई थी, अब से 2 दिन पहले आपने देखी, वो भी तस्वीरें देखी। तो अब कहीं कहीं जो है सरकार के कारनामों की पोल खुलती नजर आ रही है। और साफ तौर से जो दिल्ली सरकार है तमाम तरीके के वादे करती है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर वादे देखने को नहीं मिल रहे हैं पंकज। बिल्कुल अवनेंद्र, ये वो सड़क है जहां पर देखा जाए कई मुख्य सड़कें इससे जुड़ी हैं और उस दौरान यहां पर आवाजाही इतनी होती है। अगर इस तरीके की प्रशासन की व्यवस्था है तो क्या व्यवस्था नजर आ रही है दिल्ली में? कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल पंकज, देखिए सवाल की अगर बात करते हैं तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। साफ तौर से बात की जाए देश की राजधानी दिल्ली, और अगर दिल्ली में इस तरीके के अगर मार्ग हैं तो फिर देश में किस तरीके के मार्ग होंगे। तमाम तरीके से, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से ही पूरे देश की जो है कानून व्यवस्था चलती है। साफ तौर से चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो साफ तौर से आप देखने वाली बात होगी जिस तरीके से दिल्ली के मार्गों पर इस तरीके के बड़े बड़े गड्ढे, और जो कहा जाए एक साफ तौर से जो काफी बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, अब उस पर कहीं कहीं सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अवनेंद्र, अगर बात की जाए जिस तरीके से यमुना का जल स्तर बढ़ा है, इसको लेकर आज मुख्यमंत्री बैठक करने वाले भी हैं, लेकिन इस तरीके के हालातों को लेकर कब सुधरेगी दिल्ली? क्या इसको लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है आज की बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए देखने वाली बात होगी। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो इस पर दिल्ली की सड़कों पर बात करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन चुनावी समय जब वो आते हैं तो तमाम तरीके के बातें तो जरूर करते हैं। और जिस तरीके से आपने बात की यमुना जी में लगातार जो जल है उसका स्तर बढ़ता साफ तौर से नजर आ रहा है, क्योंकि लगभग 3 से 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। और उसके चलते यमुना जी में भी अब कहीं कहीं जो जल है वो काफी ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है साफ तौर से। जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परसों एक ट्विटर के माध्यम से साफ तौर से जानकारी दी थी। जो उनके अधिकारी थे उनका उन्होंने कल अवकाश रद्द किया था, और कहा जाए दिल्ली के जो जमीनी स्तर थे, जो दिल्ली के मार्ग थे, उनका तमाम तरीके से सर्वे के लिए उन्हें जमीन पर उतारा था। जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर जो वाटर लॉकिंग थी उसको देखते हुए कहीं कहीं जो दिल्ली की जनता थी वो तरा रही थी और साफ तौर से गुहार लगा रही थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवनेंद्र इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं जहां पर राज्यसभा सांसद और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर किरोड़ीमल मीणा ने बीजेपी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही 10 जुलाई 2023 से आरपीएससी द्वारा शुरू होने वाली 2021 आरएसएस भर्ती के साक्षात्कार पर भी तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि आरएसएस भर्ती परीक्षा से लेकर कहा कि अब तक धांधली और घोर अनियमितताएं बरती गई हैं। आरएसएस भर्ती परीक्षा 2018 में शिव सिंह राठौर की भ्रष्टाचार की भूमिका का पूर्व में भी खुलासा हुआ था कि आरएसएस की ओर से नियुक्त कोऑर्डिनेटर शिव सिंह राठौर ने कॉपी जांचने की जिम्मेदारी गोविंद सिंह
डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र के चहीते प्रोफेसर को दी है, जिसमें गोविंद सिंह ने के रिश्तेदारों का भी साक्षात्कार में भी धांधली कर अच्छे अंक देकर चयन करने में शिव सिंह राठौर ने अहम भूमिका निभाई थी। सोशल मीडिया पर आरएसएस मुख्य परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्र भूगोल का 13वां प्रश्न की जानकारी साझा करने के कारण आरपीआरसी के पूर्व चेयरमैन शिव सिंह राठौर की भूमिका भी संदिग्ध है। वो प्राप्त यूनिवर्सिटीज को क्या है, तुम अपने उधर बैठो, पीछे पीछे बैठो, विनोद जी को पीछे करो सबको। जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को कॉपी जांच करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, वो आरपीसी के चेयरमैन संजय श्रोत्रिय ने आरएस 2021 की परीक्षा की कॉपी प्राइवेट कॉलेजेस के ऐसे लोगों के हाथ में दे दी जहां खुले में कॉपियों को चेक किया गया, आपस में देखा गया, सत्ताधारी दल के नेताओं से मिलकर उनसे गाइडलाइन लेकर चहेतों को कॉपियों में नंबर दिए गए। वो प्रमाण आपके सामने आज प्रस्तुत करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी एक वाक्य कहते हैं, हर गलती सजा मांग। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर कर्नाटक के बेलगाम जिले में जैन मुनि काम कुमारी नंदी महाराज की हत्या का मामला सामने आया। इस घटना के सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने कर्नाटक सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। जैन आचार्य की नृशंस हत्या पर वीएचपी का कहना है कि राज्य सरकार की हिंदू विरोधी नीतियों का परिणाम है। एक बयान जारी कर वीएचपी ने कहा कि कर्नाटक के बेलगांव के चिकोड़ी में दिगंबर जैन भिक्षु आचार्य काम कुमार नंदी की नृशंस हत्या ने पूरे भारत के आध्यात्मिक, धार्मिक और समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। वीएचपी महासचिव ने कहा कि जब से प्रदेश की नई सरकार के मंत्री गोहत्या विरोधी और धर्मांतरण विरोधी कानून हटाने की बात कर रहे हैं, तब से ही धर्मद्रोही और राष्ट्र विरोधी ताकतों का दुस्साहस भी बढ़ गया है। समाज में कलंक बने इस अपराधियों पर अंकुश लगाकर हत्यारों और साथ ही उनके साथियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। वहीं आचार्य लोकेश ने भी कर्नाटक के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की है और उन्हें पत्र भी लिखा है। साथ ही अमेरिका में उपवास रख रहे जैन आचार्य लोकेश ने संतों और तीर्थों की रक्षा के लिए जैन समाज को एकजुट होने की भी अपील की है। जैनो जागो, अरे कम से कम अब तो जागो, जागो जैनो जागो, अरे कम से कम अब तो जागो। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक जैन संत को कर्नाटक की धरती पर पूज्य आचार्य काम कुमार नंदी जी का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई। उनके शव को कई भागों में काट करके बोरवेल में डाल दिया गया। अरे कब तक श्वेतांबर और दिगंबर में उलझे रहोगे? अरे अब तो एकजुट होकर के एक स्वर उठाओ, और अगर एकजुट होकर के स्वर नहीं उठाओगे, हमारे संतों का, साधु भगवंतों का, तीर्थों की रक्षा का एक नया प्रश्न खड़ा हो जाएगा। कम से कम अब तो जैनो जागो। जिस तरह से एक महान संत का, भगवान महावीर का संदेश देते थे वो अहिंसा और शांति का, उनका अपहरण करके हत्या कर दी गई है। ऐसे के अंदर भी एकजुट होकर के आवाज नहीं उठाएंगे, कब जागो जैनो जागो। स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या होते हुए लोग देख रहे हैं, जहां लोकतांत्रिक अधिकारों को जताने के लिए लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, उसी तृणमूल के साथ कांग्रेस हाथ मिला रही है। क्या मौत का ये खेल राहुल गांधी को स्वीकार है? बता दें कि 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। बीजेपी ने टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसका जिम्मेदार ठहराया है। 앉아, 배터리 치우자.
पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या होते लोग स्वयं देख पा रहे हैं, जहां लोकतांत्रिक अपने मूल्यों को, अधिकारों को जताने के लिए लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, उसी टीएमसी की पार्टी के साथ गांधी परिवार गठबंधन। उधर गाजियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी सेंटर क्षेत्र के दौलतनगर में लगातार हो रही बारिश से यहां पर रहने वाले लोगों के घरों में पानी भर गया है। बारिश के पानी में दर्जनों लोग फंस गए हैं, जिनको एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित वहां से बाहर निकाला है, जिससे इन लोगों की जान बच सकी है। वहीं लोनी के एसीपी रजनीश कुमार उपाध्याय, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। वहीं दूसरी ओर भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गाजियाबाद एनडीआरएफ के 4 टीमों को आपत्तिजनक स्थिति से रेस्क्यू के लिए हाई अलर्ट पर रखा है। वहीं गाजियाबाद एनडीआरएफ बटालियन की एक टीम को नोएडा, द्वारिका, जोधपुर हॉस्टल और साथ ही आरकेपुरम स्थित रीजनल रिस्पांस सेंटर में हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही एनडीआरएफ की 2 टीमों को गाजियाबाद से बरेली और ग्वालियर में तैनाती के लिए रवाना कर दिया गया है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक विस्फोट होने की एक बड़ी घटना सामने आई। बताया जाता है कि भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र के एक इलाके में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी गूंज कई किलोमीटर तक गांव में सुनाई दी। लोगों का कहना है कि इस घटना के तमाम लोग काफी इस घटना से डरे और सहमे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ घटना के संबंध में पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि घटना एक टॉयलेट के चैम्बर गैस के विस्फोट के कारण हुई है। इलाके में लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। बताया भी जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय हरैया सतघरवा दूते के पास में बने आरिफ उप गुड्डू दुनिया के घर और आश्रम पर टॉयलेट के नीचे बने टॉयलेट गड्ढे में धमाका हुआ है। पुलिस और जिला प्रशासन मामले की जांच कर रही है। इस घटना के बाद पुलिस और एसएसबी की डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम यूनिट सहित जिले के तमाम आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया है और घटना के संबंध में तमाम हकीकत भी जानी है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर ग्रेटर नोएडा के जैतपुर मेट्रो स्टेशन के पास 9 जुलाई से 16 जुलाई तक विशाल कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जहां पर ग्रेटर नोएडा के सिटी पार्क से होकर बाबा बागेश्वर धाम के पंडाल तक महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इस दौरान महिलाएं काफी खुश नजर आई। इस दौरान हमारे संवाददाता ने कुछ महिलाओं से खास बातचीत भी की। जैसे पहुंची हैं, कुछ महिलाओं को देख सकते हैं, सर पे उन्होंने कलश यात्रा ले रखा है। क्या महत्व होता है कलश यात्रा का? बहुत बड़ा महत्व होता है। क्या कलश अंदर की कलश में क्या होते हैं? कलश यात्रा में सुपारी, नारियल। अच्छा, आप बताएं क्या क्या होता है? सुपारी, हल्दी की गांठ, जैसे गंगा जल है, चावल है, हल्दी, दूध और आम के पत्ते, नारियल, ये रंग होता है। पहली बार बाबा बागेश्वर धाम से मिल रहे हैं या लेंगे या पहले से मिल चुके हैं? पहली बार सन्यासी बाबा से मिलेंगे। बागेश्वर धाम की जय। कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं। एक ही नारा, अद्भुत नजारा, अद्भुत नजारा। देख सकते हैं कि यहाँ पर महिला है वो काफी खुश है, क्योंकि क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता शर्मा है। कहाँ से आए आप? मैं गांव बदौली से आई हूँ, सेक्टर 154। बाबा बागेश्वर धाम से क्या अर्जी लगाई आपने? अर्जी नहीं लगाई, दर्शन करने आए। दर्शन करने के लिए पहली बार दर्शन करें? पहली बार। कि लोग कहते भारत विश्व गुरु पहले से ही था, है, आगे रहेगा। ये हमारे सनातन धर्म प्रेमियों को आज जग गया है, उसके लिए बड़े गर्व की बात है। और हमारा सनातन धर्म ऐसे ही आगे बढ़ेगा तो पूरे विश्व में जय श्री राम का झंडा। उधर हरदोई पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ चौकियों का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। स्वतंत्र देव सिंह ने निरीक्षण भवन में अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर एक समीक्षा की। साथ ही उन्होंने बारिश में नदियों के उफान पर आने से पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर लेने के भी निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह शहर के रेलवेगंज के अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर में भी पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने दिव्यांगों को निःशुल्क उपकरण वितरण किया।
बता दें कि वीरांगना सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान हरदोई के तत्वाधान में निःशुल्क दिव्यांग उपकरण शिविर का आयोजन किया गया था और इसी शिविर में लगभग 1200 लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा फोकस इस समय गरीब कल्याण के लिए है और सभी लोगों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। सपा बसपा कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। देश की जनता ने 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री चुन लिया है। बेटी सुरक्षित। देखिए, जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां रहती हैं गुंडागर्दी करती हैं, जबरदस्त गुंडागर्दी, जातिवाद, क्षेत्रवाद, गुंडागर्दी, ये क्षेत्रीय पार्टियों से जन्म होता है। आज समाज में आदरणीय मोदी जी, योगी जी के कारण राज्य के अंदर और देश में भी आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, लोग बदलाव कर रहे हैं। इसीलिए ये लोग नष्ट होने वाले हैं जो इस प्रकार का काम करेंगे। आने वाला समय 2047 आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ज्ञान की लड़ाई है, ईमानदार की लड़ाई है। वहीं आगे बढ़ेगा जिसके बच्चे ज्ञानी होंगे और ईमानदार होंगे, उन्हीं का बिजनेस अच्छा चलेगा और राजनीति में अच्छा। अब लुटेरा खसोट करने वाले अब समाप्त होने वाले, ये सभी सपा बसपा अमता ममता सब लोग समाप्त। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से धर्म परिवर्तन गैंग का खुलासा हुआ है। ये गैंग लोगों को धर्मांतरण कराकर जिहादी बनाता था। शुरुआती जांच में पता चला है कि इस गिरोह को बीटेक का छात्र चला रहा था जो धर्म परिवर्तन कराया करता था। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार को ही पुलिस ने 2 लोगों को खोड़ा इलाके से पकड़कर जिनका धर्म परिवर्तन हो चुका है, वो दूसरे लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे थे। इस पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस नोएडा में नौकरी करने वाली युवती के धर्मांतरण की जांच कर रही थी। युवती के पिता ने 2 दिन पहले ही पुलिस में शिकायत की थी। बता दें कि खोड़ा थाना इलाके में रहने वाली एक युवती का धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। कंपनी में काम करने वाला एग्जीक्यूटिव उसे शरिया कानून का ज्ञान दे रहा था। पिता को बेटी पर शक होने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। युवती नोएडा की एक कंपनी में काम करती है, वहां पर राहुल अग्रवाल नाम का एक एग्जीक्यूटिव काम करता है। युवती के पिता का कहना है कि राहुल अग्रवाल ने अपना नाम बदलकर कंपनी में काम शुरू किया था, जबकि उसका असली नाम राहिल खान है। वो अब्दुल नाम के युवक के संपर्क में था और धर्म परिवर्तन के बाद अन्य लोगों को बदलने के लिए भ्रमित कर रहा था। जांच में से 6 महीने से उसके बेटी ने अलग ही तरीके का उसमें व्यवहार नजर आया है। इसी मामले की जांच के दौरान पुलिस को इस पूरे गिरोह के बारे में पता चला है। ये गैंग अब तक 7 लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर इस्लाम में कबूल करवा चुकी है, जबकि 4 लोग ऐसे मिले हैं जो इस्लाम कबूल करने के बेहद करीब थे। पुलिस ने इस गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये रैकेट गाजियाबाद से अलीगढ़ तक फैला हुआ है। सर क्लियर है, नाम इसने अपना राहुल अग्रवाल ही बताया था। बहुत बाद में जाके इसने जब इसने देखा कि ये बताता था कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तब जाके इसने धीरे धीरे इसको ऐसे जाल में फंस गई, तब ये राहिल बन के आ गया। अब्दुल्ला के बारे में आपने बताया, वो भी हिंदू था, वो भी कन्वर्ट। वो 2000 हाँ वो अलीगढ़ मुस्लिम साली थी क्या? ये भी हिंदू थी? नहीं, ये मुस्लिम, यानी अब्दुल्ला परिवार में करी है और फरीदाबाद में। और उसको शादी कराने वाला कौन था? अब्दुल्ला को ये सब चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। ये सब क्या अब्दुल्ला भी इस्लाम में इसलिए आया था कि उसे मुस्लिम से शादी करनी थी? नहीं, शादी तो उसकी बहुत बाद में हुई है, कन्वर्जन उसका बहुत पहले हो गया था जब वो यूनिवर्सिटी। आपने बारिश के मौसम में किसानों को अपने खेत में धान की रोपाई करते हुए तो खूब देखा होगा, लेकिन हरदोई में नज़ारा कुछ और है, जहां पर धान की रोपाई खेत में नहीं बल्कि सड़क पर की जा रही है। वजह है ग्रामीणों का आक्रोश। दरअसल अहिरोर ब्लॉक के ग्राम पंचायत मजरा, इस दौरान उसका मुख्य मार्ग इतना खस्ता हाल में हो गया है कि बारिश के चलते टूटी सड़क पर पानी लबलब भर गया है और इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने तालाब में तब्दील आरसीसी सड़क पर इस दौरान धान के पौधे लगाकर विरोध जताया है। आपको बता दें कि इस ब्लॉक में पंचायत गोडा राव के मजरा तिलक पूर्वा का ये पूरा मामला है, जहां पर ग्रामीणों को आने जाने के लिए यहाँ का एक यही मुख्य मार्ग है, वो भी खस्ता हाल बना हुआ है, जिसकी शिकायत लोगों ने ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी से भी की, लेकिन ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने तालाब नुमा भरे सड़क पर गंदे पानी में धान के पौधे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। है कि कीचड़ भरा रहता है नालियों में और कोई भी उसको देखने नहीं आता। प्रधान की पता नहीं क्या शराफत है, क्या कर्मचारियों की, और बीमारी फैलने का बहुत काफ़ी डर है। लेकिन मैं एक पोजीशन का आदमी होते हुए मुझे बहुत बड़ी तकलीफ है
मेरी कहीं सुनी नहीं जा रही है और मैंने कई बार प्रधान से इन्फॉर्म भी किया है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर देखने को मिला है। प्रदेश में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट के बाद अब नुकसान की भी खबरें देखने को मिल रही हैं। पंडोह में भी ब्यास नदी का पानी घर और बाजार में घुस गया है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे मंडी से लेकर मनाली तक जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गया है। वहीं सोलन में कालका शिमला ट्रैक पर भी ट्रेनों की आवाजाही थम गई है। 24 घंटे की बारिश में हिमाचल में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 नेशनल हाईवे बंद हैं। हालातों को देखते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही जगह जगह लैंडस्लाइड से 250 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं मनाली में वोल्वो बस स्टैंड में से पहले भी चंडीगढ़ मनाली हाईवे की एक लेन जो है वो ब्यास नदी में बह गई है। वहीं वाशिंग में भी 2 दुकानें और एसबीआई का एटीएम बूथ ब्यास नदी में बह गया है। कुल्लू और मंडी शहर से भी ब्यास खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रेड अलर्ट को देखते हुए मानसून की अगर बात करें और साथ ही मौसम विभाग ने भी स्थानीय लोगों और पर्यटकों को संबंधित विभागों की ओर से जारी एडवाइजरी और साथ ही उसके दिशा निर्देश का पालन करने को कहा गया है। मेरा सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि वे नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि अगले 24 घंटे में और तेज़ बारिश होने की संभावना है। आपने सावधान रहना है और हमने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है कि वो सभी प्रकार के एहतियात बरते और लोगों को इस बारे में जागरूक भी करें। धन्यवाद। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।